वेरी गुड इवनिंग क्लास। वेलकम टू यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो एकेडमी। देखिए, हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे न्यूक्लिक एसिड, जिसमें डीएनए के बारे में हम स्टडी कर रहे थे। आज देखेंगे टाइप्स ऑफ डीएनए, डीएनए के टाइप्स। वेरी गुड इवनिंग क्लास, वेलकम टू यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो एकेडमी। देखिए, हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे न्यूक्लिक एसिड, जिसमें डीएनए के बारे में स्टडी कर रहे थे। आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डीएनए, डीएनए के टाइप्स। देखो, डीएनए यहां पर मैंने 5 प्रकार के डीएनए लिखे हैं। जैसे ए टाइप का डीएनए, ए टाइप का डीएनए की जो कोइलिंग होती है वो राइट हैंडेड होती है। कैसे होती है? राइट हैंडेड। राइट हैंडेड मतलब इस तरह की कोइलिंग पाई जाती है, ठीक है। राइट हैंडेड कोइलिंग होती है। इसकी जो एक हेलिक्स है उसकी लेंथ होती है 28 आर्मस्ट्रॉन्ग। एक हेलिक्स की लेंथ कितनी होती है? 28 आर्मस्ट्रॉन्ग। और एक हेलिक्स में 11 बेस पेयर पाए जाते हैं। एक हेलिक्स में 11 बेस पेयर पाए जाते हैं। जैसे 80 ये एक बेस पेयर होगा। इस प्रकार से एक हेलिक्स में कितने बेस पेयर पाए जाते हैं? 11 बेस पेयर पाए जाते हैं। और दो बेस पेयर के बीच में 2.56 आर्मस्ट्रॉन्ग का गैप रहता है। देखो, जैसे सी जी, इस तरह के 11 बेस पेयर पाए जाएंगे। हेलिक्स की लेंथ आ गई 28 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो जब 11 को 28 से डिवाइड करेंगे तो दोनों बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी कितनी? 2.56 आर्मस्ट्रॉन्ग। और इनका जो डायमीटर है वो कितना पाया जाएगा? 23 आर्मस्ट्रॉन्ग पाया जाएगा। दूसरा डीएनए है बी डीएनए। कौन सा है? बी टाइप का डीएनए। ये ह्यूमन का डीएनए है। यहां पर भी कोइलिंग कैसी है? राइट हैंडेड कोइलिंग है, ठीक है। दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से राइट हैंडेड कोइलिंग पर जुड़े हुए हैं, ठीक है। हेलिक्स की लेंथ 34 आर्मस्ट्रॉन्ग। बेस पेयर कितने बेस पेयर पाए जा रहे हैं? यहां पर 10 बेस पेयर पाए जा रहे हैं एक हेलिक्स में, ठीक है। तो दो बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस कितनी आ गई? 10 को यहां से डिवाइड कर देंगे तो 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग। और इनका जो डायमीटर है वो कितना आएगा? 20 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। फिर आ गया सी टाइप का डीएनए। यहां पर भी राइट हैंडेड कोइलिंग पाई जाती है। और हेलिक्स की लेंथ आ गई 31 आर्मस्ट्रॉन्ग। और बेस पेयर आ गए 9.33। बेस पेयर कितने आ गए? 9.33। एक हेलिक्स में कितने बेस पेयर होंगे? 9.33। और दो बेस पेयर के बीच की जो यहां पर डिस्टेंस पाई जाएगी, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस पाई जाएगी वो पाई जाएगी 3.32 आर्मस्ट्रॉन्ग। और इनका जो डायमीटर पाया जाएगा वो पाया जाएगा 19 आर्मस्ट्रॉन्ग। फिर बात करते हैं डी टाइप का डीएनए। राइट हैंडेड है। यहां पर हेलिक्स की लेंथ पाई जाएगी 24.2 आर्मस्ट्रॉन्ग। बेस पेयर पाए जाएंगे 8। और यहां पर दो बेस पेयर के बीच की जो डिफरेंस है वो पाया जाएगा 3.03 आर्मस्ट्रॉन्ग। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो पाई जाएगी 3.03 आर्मस्ट्रॉन्ग। और डायमीटर यहां पर भी 19 पाया जाएगा। एक आ गया जेड टाइप का डीएनए। ये लेफ्ट हैंडेड है। लेफ्ट हैंडेड मतलब इस तरह से इसकी कोइलिंग हुई है। लेफ्ट हैंडेड कोइलिंग हुई है, ठीक है। हेलिक्स की लेंथ कितनी है? 45.6 आर्मस्ट्रॉन्ग। बेस पेयर पाए जाएंगे 12। एक हेलिक्स में 12 बेस पेयर पाए जाएंगे। और दो बेस पेयर के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो होगी 3.75 आर्मस्ट्रॉन्ग। और डायमीटर पाया जाएगा 18.4। देखो, इधर से ऊपर जाओ, 18 19 19 20 23, 18 19 19 20 23, ठीक है। और या वो ज्यादातर क्या पूछेगा? बेस पेयर पूछेगा। तो 8 9 10 11 12, 8 9 10 11 12। एक क्वेश्चन कॉलेज लेक्चरर में आया था जिसमें उसने बेस पेयर पूछे थे। क्या पूछे थे? बेस पेयर। तो ऐसे याद रखना है 8 9 10 11 12। ये 9.33 है तो इतना तो थोड़ा सा, क्योंकि ऑप्शन होंगे तो हम कर लेंगे। 8 9 10 11 12। या डायमीटर पूछेगा तो 18 19 19 20 और 23। ज्यादा वो डिटेल में नहीं जाएगा, ठीक है। अगर मैं आगे बात करूं, देखो, यदि मैं एक ह्यूमन की सेल ले लूं, या कई बार वो मैमेलियन सेल लिख देगा। ह्यूमन की सेल या मैमेलियन सेल में एक जीनोम की अगर मैं बात करूं, सेल के अंदर
एक जीनोम की बात करूं तो जीनोम में कितने बेस पेयर पाए जा रहे थे? तो 3.3 गुना 10 की पावर 9 बेस पेयर। जीनोम होता क्या है? हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का हैप्लॉइड सेट, जिसमें कितने बेस पेयर पाए जा रहे हैं? 3.3 गुना 10 की पावर 9 बेस पेयर, कल हमने देखा था। और अगर ये सेल डिप्लॉइड है तो कितने बेस पेयर पाए जाएंगे? 6.6 गुना 10 की पावर 9 बेस पेयर, क्योंकि डिप्लॉइड है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां पे 6.6 गुना 10 की पावर 9 बेस पेयर। देखो जैसे ये पाया जा रहा है ए टी सी जी ए टी, इस प्रकार से ऐसे कितने बेस पेयर पाए जा रहे हैं एक सेल में? तो 6.6 गुना 10 की पावर 9 बेस पेयर पाए जा रहे हैं एक सेल में। और यदि मैं आगे बात करूं कि दो बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस कितनी है, दो बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस कितनी है, वो हमने देखा था कि कितनी डिस्टेंस है? 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग पर बेस पेयर। एक बेस पेयर या एक जोड़ी बेस पेयर के बीच में 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग की डिस्टेंस पाई जा रही है। ठीक है, एक दो बेस पेयर के बीच में 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग पर बेस पेयर की डिस्टेंस यहां पर पाई जा रही है। तो ये आ गई डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर। कितनी है? 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग पर बेस पेयर। देखो ऐसे बेस पेयर पाए जा रहे हैं 6.6 गुना 10 की पावर 9, और दो बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस है 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग पर बेस पेयर। तो यहां पर डीएनए की लेंथ कितनी होगी? दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आ जाएगा 6.6 गुना 10 की पावर 9 बेस पेयर मल्टीप्लाई 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग को मीटर में बदलेंगे तो 10 की पावर -10 मीटर पर बेस पेयर। इस बेस पेयर से ये बेस पेयर कट जाएगा तो उत्तर आएगा मीटर में। डीएनए की लेंथ मीटर में आनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ये आ गया 6.6 गुना 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई 3.4। अगर मैं इसको 10 की पावर -9 कर दूं तो ये 10 की पावर -1 बचेगा। ठीक है, 10 की पावर -9 और 10 की पावर 9 कट गया तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 6.6 मल्टीप्लाई एक 10 की पावर -1 है तो ये आ गया 0.34 मीटर। मल्टीप्लाई करने पर आंसर आएगा 2.2 मीटर। तो ह्यूमन की एक सेल में डीएनए की लेंथ कितनी होगी? 2.2 मीटर डीएनए एक सेल में पाया जाएगा। 2.2 मीटर डीएनए एक सेल में पाया जाएगा। अगर मैं आगे बात करूं देखिए, यदि मैं प्रोकैरियोटिक सेल की बात करूं किसकी बात करूं? प्रोकैरियोटिक सेल की। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो डीएनए पाया जाएगा वो साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा। और कैसा होगा? सुपरकोइड होगा। सुपरकोइड डीएनए यहां पर पाया जाएगा। और यहां पर कोइलिंग को मेंटेन करने के लिए नॉन हिस्टोन प्रोटीन पाई जाएगी। कैसी प्रोटीन? नॉन हिस्टोन प्रोटीन पाई जाएगी जो कि पॉलीएमिन्स की बनी होगी।
पोलियमीन्स की बनी होगी। प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा, सुपरकोइल्ड डीएनए यहां पर पाया जाएगा या सुपरकोइल्ड स्टेट में होगा। कोइलिंग को मेंटेन करने के लिए नॉन हिस्टोन प्रोटीन पाई जाएगी जो कि पोलियमीन्स की बनी होगी। लेकिन यदि मैं यूकैरियोटिक डीएनए की बात करूं, इसकी बात करूं यूकैरियोटिक डीएनए की, तो यहां पर डीएनए कहां पाया जाएगा? न्यूक्लियस में, जहां पर हिस्टोन प्रोटीन पाई जाएगी। हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर डीएनए रैप्ड रहेगा, हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर डीएनए यहां पर गुथा हुआ रहेगा, रैप्ड रहेगा। ठीक है, तो हिस्टोन प्रोटीन पाई जाएगी। प्रोटीन किससे मिलकर बनती है? एमिनो एसिड से। तो यहां पर लाइसिन एंड आर्जिनिन रिच हिस्टोन प्रोटीन पाई जाएगी। कौन से एमिनो एसिड हिस्टोन प्रोटीन में ज्यादा अमाउंट में पाए जाएंगे? लाइसिन और आर्जिनिन। कौन से एमिनो एसिड हिस्टोन प्रोटीन में ज्यादा अमाउंट में पाए जाएंगे? लाइसिन और आर्जिनिन। ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगर मैं आगे बात करूं तो यहां पर 5 टाइप्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन पाई जाएंगे, जिसमें H1, H2A, H2B, H3 और H4 होगी। यहां पर 5 प्रकार की हिस्टोन प्रोटीन पाई जाएगी। H1, H2A, H2B, H3 और H4 5 प्रकार की हिस्टोन प्रोटीन पाई जाएगी। अगर मैं ऑक्टामर की बात करूं तो 4 टाइप की हिस्टोन प्रोटीन चार प्रकार की हिस्टोन प्रोटीन ऑक्टामर बनाएगी। कौन कौन सी? H2A, H2B, H3, H4, ये 4 प्रकार की हिस्टोन प्रोटीन क्या बनाएगी? ऑक्टामर बनाएगी। ये 4 प्रकार की हिस्टोन प्रोटीन के प्रत्येक के 2-2 मॉलिक्यूल पाए जाएंगे। प्रत्येक के 2-2 मॉलिक्यूल पाए जाएंगे। टोटल कितने मॉलिक्यूल हो गए? 8 मॉलिक्यूल हो गए। 4 प्रकार की है और प्रत्येक प्रकार में 2-2 मॉलिक्यूल पाए जा रहे हैं, तो यहां पर 8 मॉलिक्यूल का क्या बनेगा? ऑक्टामर बनेगा। ठीक है, अगर मैं आगे बात करूं देखिए, ये है H2B, ये है H2B, H4, H4। अब इसके ऊपर 4 मॉलिक्यूल्स और पाए जाएंगे। ये आ गया H2A, H2A, H3, H3। ठीक है, तो यहां पर 4 प्रकार की हिस्टोन पाई जा रही है, H3, H4, H2A, H2B, और हर हिस्टोन प्रोटीन के 2-2 मॉलिक्यूल पाए जा रहे हैं, और यह बन गया एक ऑक्टेट। क्या बन गया? ऑक्टेट। अब डीएनए का जो धागा है वो आएगा,
वही आयन मान लो नीचे से आया, इस तरह से आकर, ठीक, इस तरह से, ठीक है। ये क्या है? ये डीएनए है। ये डीएनए, मान लो ये क्या है? डीएनए। डीएनए ने ऊपर इस तरह से रैप कर दिया, डीएनए ने ऊपर इस तरीके से क्या कर दिया? रैप कर दिया, ठीक है। कैसे रैप किया हुआ? देखो यहां पर 1.75, इसे कहेंगे कि जैसे कि एक कुंडल हो गया, दूसरा कुंडल पूरा नहीं हो पाया, ठीक है, दूसरी कोइलिंग यहां पर पूरी नहीं हो पाई, तो कोइलिंग कितनी हुई? 1.75 कोइलिंग हुई डीएनए, ठीक है। एक तो कुंडल क्या हो गया? यहां पर पूरा हो गया, दूसरा कुंडल पूरा नहीं हो पाया, 0.75 हुआ, तो यहां पर कितनी कोइलिंग पाई जाएगी? इस 1.75 कोइलिंग पाई जाएगी। यहां पर पाया जाएगा हिस्टोन प्रोटीन, ये है H1, क्या पाया जाएगा? H1। उसी प्रकार ये दूसरे यहां पर न्यूक्लियोसोम के साथ जुड़ेगा, ये कहेंगे न्यूक्लियोसोम, इसको क्या बोलेंगे? ये है न्यूक्लियोसोम, ये एक न्यूक्लियोसोम है। इसी तरह से दूसरा न्यूक्लियोसोम, इसी प्रकार तीसरा न्यूक्लियोसोम। तो डीएनए यहां पर न्यूक्लियोसोम के रूप में पाया जाएगा। डीएनए किस रूप में पाया जा रहा है? न्यूक्लियोसोम के रूप में। कहां पर? यूकैरियोटिक सेल में। यहां पर क्या पाई जा रही है? हिस्टोन प्रोटीन। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की, 4 प्रकार की हिस्टोन प्रोटीन है, दो मॉलिक्यूल मिलकर 8 प्रोटीन के मॉलिक्यूल बना दिए, जिसे ऑक्टामर कहा। ये आ गया H1। और यहां पर ये जो डीएनए है, ये वाला डीएनए, ये है लिंकर डीएनए। कौन सा डीएनए? लिंकर डीएनए, जो कि इस न्यूक्लियोसोम को दूसरे न्यूक्लियोसोम के साथ अटैच करेगा। ये कौन सा डीएनए आ गया? लिंकर डीएनए आ गया। अगर मैं न्यूक्लियोसोम की बात करूं, न्यूक्लियोसोम में क्या क्या चीजें हैं? एक तो बाइंडिंग डीएनए, जो डीएनए यहां पर बाइंड हो गया है। एक लिंकर डीएनए, ये वाला लिंकर डीएनए, एक तो बाइंड हो गया, एक लिंकर डीएनए आ गया, प्लस ऑक्टेट, ये वाला, और प्लस यहां पर ये जो H1 हिस्टोन प्रोटीन। इस तरह से ये एक न्यूक्लियोसोम बनेगा। इस प्रकार से ये न्यूक्लियोसोम दूसरे न्यूक्लियोसोम के साथ अटैच रहेगा, दूसरा न्यूक्लियोसोम तीसरे न्यूक्लियोसोम के साथ अटैच रहेगा। तो डीएनए यहां पर न्यूक्लियोसोम के जैसे पाए जा रहे हैं, ठीक है। डीएनए आपको कैसे दिखेंगे? न्यूक्लियोसोम के जैसे। ये बीच में धागा है, धागे के ऊपर जैसे कोई गांठ पाई जाती है, या इसे कहेंगे बीड्स ऑन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब हो गया एक सीधी रेखा, और उसके ऊपर क्या पाए जा रहे हैं? बीड्स, मोती। तो यहां पर न्यूक्लियोसोम आपको कैसे दिखते हैं? बीड्स ऑन स्ट्रिंग, जैसे किसी स्ट्रिंग के ऊपर कोई मोती पाई जा रही है, या धागे के ऊपर कोई गांठ पाई जा रही है, इस तरह से। ये डीएनए की स्ट्रक्चर आपको कुछ इस प्रकार से यहां पर दिखाई देगी। कहां पर? यूकैरियोटिक सेल में। और एक न्यूक्लियोसोम में, एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर का डीएनए पाया जाएगा। एक न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर का डीएनए आ गया? 200 बेस पेयर का डीएनए यहां पर पाया जाएगा, ठीक। देखिए, एक था डीएनए, नेगेटिव चार्ज था, एक थी हिस्टोन प्रोटीन,
पॉजिटिव चार्ज, दोनों ने मिलकर बना दिया न्यूक्लियोसोम। क्या बना दिया? न्यूक्लियोसोम। जब आप न्यूक्लियस की स्टडी करोगे, किसकी स्टडी करोगे? न्यूक्लियस की। तो आप वहां पर जो क्रोमेटिन फाइबर होगा, वहां पर आप न्यूक्लियोसोम को देख पाओगे। क्रोमेटिन फाइबर में आप न्यूक्लियोसोम को देख पाओगे। अगर मैं यहां पर क्रोमेटिन फाइबर की बात करूं, किसकी बात करूं? क्रोमेटिन फाइबर की। तो यहां पर कुछ एरिया ऐसा होगा जो कि लाइट स्टेन एंड लूजली पैक्ड रहेगा। डार्क लाइट स्टेन और लूजली पैक्ड एरिया रहेगा, जिन्हें कहेंगे यूक्रोमेटिन। क्रोमेटिन फाइबर में यूक्रोमेटिन पाया जाएगा, जो कि लाइट स्टेन रहेगा और लूजली पैक्ड रहेगा। यूक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है। एक्टिव है मतलब यहां से डीएनए से आरएनए बन सकता है, क्योंकि है तो ये डीएनए ही। क्रोमेटिन फाइबर क्या है? डीएनए और प्रोटीन। तो ये डीएनए है, ऐसा डीएनए जहां से आरएनए बन सकता है, ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है। तो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव एरिया है। कुछ ऐसा होगा जो डार्क स्टेन होगा, डार्क स्टेन एंड डेंसली पैक्ड। डार्क स्टेन एंड डेंसली पैक्ड, जिन्हें कहेंगे हेट्रोक्रोमेटिन। क्या कहेंगे? हेट्रोक्रोमेटिन, जो कि ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है। ट्रांसक्रिप्शनली क्या है? इनएक्टिव है, यानी यहां पर ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा। डीएनए से आरएनए नहीं बन पाएगा। डीएनए से आरएनए नहीं बन पाए। अगर मैं आगे बात करूं, देखिए, यदि मुझे क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बनाना है, क्रोमेटिन से क्या बनाना है? क्रोमोसोम। तो मुझे हाई लेवल की क्या करनी पड़ेगी? पैकेजिंग करनी पड़ेगी। हाई लेवल की पैकेजिंग करनी पड़ेगी, जिसके लिए मुझे क्या चाहिए? नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, NHC प्रोटीन, NHC प्रोटीन। अगर मुझे यहां पर क्रोमेटिन फाइबर से क्रोमोसोम बनाना है, तो मुझे हाई लेवल की पैकेजिंग करनी पड़ेगी। नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन की यहां पर रिक्वायरमेंट होगी। अगर मैं आगे बात करूं, देखो, अब हम आगे बात करते हैं डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल।
डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल। कि कैसे पता चला कि डीएनए ही एक जेनेटिक मटेरियल है? सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट किया वो किया था ग्रिफ्थ ने। किसने किया था? ग्रिफ्थ ने, ठीक है, फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने। कब किया? 1928 में। उन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया लिया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई बैक्टीरिया में, जो कि निमोनिया कोज करता था। इसके दो स्ट्रेन थे, एक था स्मूथ एंड शाइनी स्ट्रेन। स्मूथ था और शाइनी स्ट्रेन था। क्यों? क्योंकि यहां पर म्यूकस का कोट पाया जाता था। म्यूकस का कोट पाया जा रहा था, जो कि पॉलीसैकेराइड का बना था। पॉलीसैकेराइड का बना था। एक था रफ स्ट्रेन। रफ स्ट्रेन, यहां पर ना तो म्यूकस का कोट था, म्यूकस का कोट एब्सेंट, और ये शाइनी भी नहीं था, स्मूथ भी नहीं था, रफ था। इसे बोला रफ स्ट्रेन, इसे बोला एस स्ट्रेन, और इसे बोला आर स्ट्रेन। ये था वायरुलेंट, और ये था नॉन वायरुलेंट। नॉन वायरुलेंट मतलब ये निमोनिया कोज कर पा रहा था। नॉन वायरुलेंट का मतलब ये निमोनिया कोज नहीं कर पा रहा था। उन्होंने माइस पे एक्सपेरिमेंट किया। किस पे? माइस पे एक्सपेरिमेंट किया। आओ इसे देखते हैं। देखिए ग्रिफिथ ने क्या किया? ग्रिफिथ ने क्या किया कि सबसे पहले उन्होंने जो एस स्ट्रेन था उसे माइस में डाला। माइस की डेथ होगी। क्यों? माइस क्यों मर गया? क्योंकि एस स्ट्रेन क्या कैसा है? वायरुलेंट है, वो डिजीज कोज करता है, निमोनिया डिजीज कोज करता है। लेकिन जैसे उन्होंने आर स्ट्रेन को डाला, माइस जीवित था, जिंदा था, ठीक है। उन्होंने एस स्ट्रेन को हीट करके, या यूं कहूं तो जो बैक्टीरिया था उसे किल करके हीट के द्वारा फिर माइस में डाला। तो माइस जिंदा रहा, लिव किया। क्यों? क्योंकि जो बैक्टीरिया था वो तो किल कर दिया हीट करके। तो अब निमोनिया डिजीज नहीं हो पा रही थी, ठीक है। अब उसने क्या किया कि एस स्ट्रेन को हीट किया, किल किया, प्लस उसके साथ आर स्ट्रेन को डाल दिया। और किसमें डाल दिया? माइस में। होना क्या चाहिए था कि माइस जिंदा रहना चाहिए था, क्योंकि आर स्ट्रेन तो वैसे भी जिंदा रख रहा है, और एस स्ट्रेन को अगर हीट दे दी तो वो भी क्या कर रहा है? जिंदा रख रहा है। लेकिन यहां पर माइस की मृत्यु हो गई, डेड हो गया। तो इन्होंने बताया कि कुछ ऐसा मटेरियल था जो एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में गया, एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में गया, जिसने माइस को मार दिया। क्योंकि एस स्ट्रेन में माइस को मारने की क्षमता थी, आर स्ट्रेन में तो थी नहीं। और यहां पर क्योंकि एस स्ट्रेन में हमने बैक्टीरिया को डेड कर दिया, फिर भी यहां पर क्या हो रहा है? देखो कि यहां पर माइस
की डेथ हो रही है। तो यहां पर उन्होंने बताया कि कुछ ऐसा मैटर था जो कि एस चेन से आर चेन में गया और उसने जो पॉलीसेकेराइड का कोट है उसको फॉर्म किया और वायलेंट। कौन वायलेंट हो गया? आर स्ट्रेन। आर स्ट्रेन कैसा हो गया? वायलेंट हो गया, क्योंकि एस स्ट्रेन से कुछ चीज ऐसी थी, कुछ मटेरियल ऐसा था जो एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में गया, जिसने आर स्ट्रेन में पॉलीसेकेराइड कोट का फॉर्मेशन किया और वायलेंट हो गया। ठीक है, अब वो चीज क्या थी ये नहीं बता पाया, ग्रिफ्थ ये नहीं बता पाया। इसके बाद और एक्सपेरिमेंट हुए। देखिए, इसके बाद आए मैककार्टी, मैक्लियोड और अवेरी। 1933 से 1944 के बीच में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, मैककार्टी, मैक्लियोड और अवेरी, जिन्होंने 1933 से 1944 के बीच में यहां पर एक्सपेरिमेंट किए। बेसिकली ये ग्रिफ्थ के एक्सपेरिमेंट पर ही काम कर रहे थे। ग्रिफ्थ के एक्सपेरिमेंट में क्या था कि यहां पर एस जो स्ट्रेन था उसमें कोई मटेरियल ट्रांसफॉर्म हो गया, कहां पर? आर स्ट्रेन में, जिस कारण से जो आर स्ट्रेन था वो वायलेंट हो गया। यही था कि कोई ऐसा मटेरियल था जो एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में ट्रांसफर हो गया, जिस कारण से आर स्ट्रेन वायलेंट हो गया। उन्होंने माना कि ये प्रोटीन ही होगा। कौन होगा? प्रोटीन ही होगा। ठीक है, तो उन्होंने यहां पर प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स डाले, रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आया। फिर उन्होंने आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम्स डाले कि अगर यहां पर प्रोटीन यहां से यहां पर ट्रांसफर हो रही है, प्रोटीन यहां से यहां ट्रांसफर हो रही है, तो प्रोटीन के डाइजेस्टिव एंजाइम डाल देते हैं, प्रोटीन क्या होगी? खंडित हो जाएगी, प्रोटीन टूट जाएगी, तो यहां वायलेंट नहीं होगा, ये वायलेंट नहीं होगा। लेकिन ये वायलेंट हुआ। आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम्स डाले कि आरएनए होगा तो वो वैसे ही क्या हो जाएगा? डाइजेस्टेड हो जाएगा, जिस कारण से एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में कोई यहां पर ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। लेकिन यहां पर कोई चेंज नहीं दिखा, नोट चेंज इन रिजल्ट। रिजल्ट में कोई चेंज यहां पर नहीं दिखा। तो यह तय हो गया कि ना तो ये प्रोटीन है ना ये आरएनए है, प्रोटीन और आरएनए दोनों ही नहीं है। इसके बाद हर्षाचेज ने एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने बताया कि ये जो ट्रांसफर हो रहा है ये डीएनए ही है। उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया? हर्षाचेज का एक्सपेरिमेंट देखते हैं। देखिए, इसके बाद आए हर्शे एंड चेस। उन्होंने 1952 में एक्सपेरिमेंट किया। बेसिकली वो बैक्टीरियोफेज पर बैक्टीरियोफेज पर काम कर रहे थे। बैक्टीरियोफेज मतलब बैक्टीरिया, फेज मतलब बैक्टीरिया को खाने वाला। तो ये किस पे अटैक करता है? बैक्टीरिया पे। तो ये बैक्टीरिया को बेसिकली अटैक करता है। ठीक, तो किस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे? बैक्टीरियोफेज पे, जो कि अटैक किस पे करता है? बैक्टीरिया पर, बैक्टीरिया को खाने वाला। या यूं कहूं तो ये एक वायरस है।
एक स्पेशल वायरस जो बैक्टीरिया को खा जाता है, इसे बैक्टीरियोफेज नाम दिया गया। ठीक है, उन्होंने देखा कि जो बैक्टीरियोफेज है इसका जो जेनेटिक मटेरियल है इसका जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो बैक्टीरिया की सेल के अंदर चला जाता है। ठीक है, परंतु जो प्रोटीन का कोट है वो बैक्टीरिया से बाहर ही रहता है, बैक्टीरिया के आउटसाइड रहता है। ये उन्होंने नतीजा निकाला। हर्शे और चेस 1952 में बैक्टीरियोफेज पर स्टडी कर रहे थे। बैक्टीरियोफेज एक प्रकार का वायरस होता है जो कि बैक्टीरिया पर अटैक करता है। बैक्टीरियोफेज में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो तो बैक्टीरिया की सेल के अंदर जाता है, जबकि जो प्रोटीन का कोट होता है वो बैक्टीरिया की सेल से बाहर ही रहता है। ये एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट था। एक्सपेरिमेंट क्या किया, अब उस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। देखिए, जैसे ये बैक्टीरिया है, क्या है, बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया पर अटैक कौन कर रहे हैं, बैक्टीरियोफेज। उसी प्रकार ये एक और बैक्टीरिया है, इस पे भी अटैक कौन कर रहा है, बैक्टीरियोफेज। ठीक है, कुछ ऐसा ही है। ये बाहर है प्रोटीन का कोट, प्रोटीन का कैप्सूल, और इसे रेडियो एक्टिव सल्फर 35 से लेबल कर दिया। ठीक है, और इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए था। ठीक है, यहां पर जो प्रोटीन है वो नॉर्मल है, और प्रोटीन के अंदर जो डीएनए पाया जा रहा है, प्रोटीन के अंदर जो डीएनए पाया जा रहा है उसे लेबल कर दिया डीएनए को रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस से, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस 32 से। किससे लेबल कर दिया, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस 32 से। ठीक, अब ये जो बैक्टीरियोफेज है ये बैक्टीरिया पर अटैक करेगा, ये बैक्टीरिया पर अटैक करेगा, लेकिन जो जेनेटिक मटेरियल होगा वही बैक्टीरिया के अंदर जाएगा। ये बैक्टीरिया आ गया, तो यहां पर जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए वही अंदर जाएगा और अपने जैसे और डीएनए को बना देगा। यहां पर जो डीएनए बनेंगे क्या वो रेडियो एक्टिव डीएनए बनेंगे, क्या नहीं बनेंगे। क्यों, क्योंकि जो डीएनए है वो नॉर्मल है, तो यहां पर जो डीएनए बनेंगे वो रेडियो एक्टिव डीएनए नहीं बनेंगे। लेकिन जो प्रोटीन रेडियो एक्टिव थी वो तो बाहर ही रह गई। ठीक है, और यहां पर जो डीएनए बने वो कैसे बने, रेडियो एक्टिव डीएनए बने।
क्योंकि उनमें रेडियो एक्टिव मटेरियल P32 पाया जा रहा था और प्रोटीन जो नॉर्मल थी वो बाहर ही रहेगी। तो इससे ये तय हो गया कि डीएनए ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। किसका एक्सपेरिमेंट था, हर्षा चेज का एक्सपेरिमेंट था। देखिए ये क्वेश्चन ग्रेड 1 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। हिस्टोन प्रोटीन आर रिच इन, हिस्टोन प्रोटीन में क्या चीज रिच पाई जाती है, आर्जिनिन और लाइसिन। बिल्कुल, हमने अभी बात की कि हिस्टोन प्रोटीन में आर्जिनिन और लाइसिन ज्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। ग्लाइसिन और एस्पार्टिक एसिड नहीं, ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड नहीं, मेथियोनिन और ग्लूटामिक एसिड नहीं। अगला क्वेश्चन भी ग्रेड 1 2011 में ही आया हुआ है। यहां पर साइटोसिन दे रखा है 18% और बाकी सबकी परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। देखो साइटोसिन 18%, यानी सी कितना है, 18 है, और जितना सी होगा उतना ही जी होगा, क्योंकि सी किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, जी के साथ। तो जी कितना आ गया, 18%। टोटल कितना होता है कोई भी चीज, 100%। तो ए प्लस टी प्लस सी प्लस जी इज इक्वल टू 100%। सी 18 और जी 18, तो यह आ गया 36%। ए प्लस टी प्लस 36% बराबर 100%। ए प्लस टी बराबर 100 में से 30 गया 70, 70 में से 6 गया 64। तो यहां पर ए आ गया 32%, टी आ गया 32%, क्योंकि जितना ए होगा उतना ही टी हो जाएगा, जितना ए होगा उतना ही टी हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आगे बात करता हूं। देखिए ये क्वेश्चन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो करेक्ट है। क्रोमोसोम कैन बी स्टेन्ड बाय सैफरिन, क्रोमोसोम को सैफरिन से स्टेन किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। द क्रोमेटिन मटेरियल विच रिमेन इन हाईली कंडेंस्ड, जो क्रोमेटिन मटेरियल हाईली कंडेंस्ड रहता है, ठीक है, उसे यूक्रोमेटिन कहते हैं, गलत, हेटेरोक्रोमेटिन कहते हैं। जो हाईली डेंस होता है उसे क्या कहते हैं, हेटेरोक्रोमेटिन कहते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम इज न्यूक्लियोसोम, बिल्कुल ठीक है। तो ये क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। इंटरकैलरी पार्ट ऑफ क्रोमोसोम इज सैटेलाइट, जो क्रोमोसोम का इंटरकैलरी यानी बीच वाला पार्ट वो सैटेलाइट कहलाता है, नहीं एंड पार्ट कहलाता है, लास्ट हिस्सा सैटेलाइट कहलाता है। तो कौन सा सही है, थर्ड ऑप्शन सही है कि न्यूक्लियोसोम बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट होती है यूकैरियोटिक क्रोमोसोम की। ठीक।